हाय बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। और इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर का नाम है एटम्स। डबल नेचर ऑलरेडी हो चुका था, उसके बाद हम कर रहे हैं एटम्स को। तो एटम्स बेटा आपका एक बहुत ही सिंपल चैप्टर में से एक है, क्योंकि ये चैप्टर आपने ऑलरेडी 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। कोई ने अगर याद नहीं है, रिविजन नहीं है, तो कोई नहीं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले। दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने जो केमिस्ट्री में पढ़ा था उस टाइम वो बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा था, डिटेल में नहीं पढ़ा था। यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और फॉर्मूले पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और डी ब्रॉगली। ये आपके 3 टॉपिक्स है चैप्टर के अंदर और उनके फॉर्मूले हैं और वही हमने कवर अप करना है यहाँ पे। ओके, तो नो टेंशन, जस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या हो गया? एटम्स। पहले खोलते एक बार एनसीईआरटी, देखते क्या क्या है इसके अंदर। तो ये आपका बुक दिख रही है एनसीईआरटी वाली। पहले तो बड़ा इंट्रोडक्शन ही दिया होता है, बेसिक लॉजिक। फिर आपके पास ये रदरफोर्ड साहब की फोटो है जिनके बारे में पढ़ेंगे बहुत सारा हम। और फिर बड़ा मेन जो है आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग और एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है जो हम यूज करेंगे। मैं समझाऊंगा जब यूज करेंगे तो डायग्राम पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और बेसिकली यही हमारा सेटअप है जिसको हम यूज करने वाले हैं चैप्टर के अंदर। फटाफट स्टार्ट करते हैं वापस से चैप्टर को। सो बोला सिर्फ 3 चीज आपको बेसिकली पढ़नी है, तो स्टार्ट करेंगे पहले वाले के साथ। देखो पहला वाला क्या है, तो देखो पहला वाला है आपके चैप्टर के अंदर फर्स्ट पार्ट, दैट इज थॉमसन मॉडल। एक ऐसा मॉडल जो बेसिकली बड़ा बेस था किसके ऊपर? एक हाइपोथेटिकल मॉडल था। बड़ा समझ लो, पहले ध्यान से कुछ चीजें सीख लो पहले। हमने पढ़ चुके हैं, या बेसिक नॉलेज सबको ही है कि आपके पास क्या होता है एटम के अंदर। एक सेकंड, एटम के अंदर आपके पास क्या होती है बेटा? आपके पास एटम में 3 चीजें हैं बेसिकली, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये हमें पहले से पता है कि अंदर बेटा क्या होते हैं, पॉजिटिव और थोड़े बहुत न्यूट्रॉन्स, थोड़े बहुत सारे न्यूट्रॉन्स। बेटा ये कहलाता है आपका न्यूक्लियस, जो कंटेन करता है प्रोटॉन्स और साथ में न्यूट्रॉन्स। ये 2 चीजें बेटा क्या करता है, कंटेन करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अराउंड सर्कल में बेटा क्या करते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो बड़ा तीसरी चीज क्या होगी, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन, 3 चीजें आपके किसके अंदर होती है, एटम के अंदर होती है, जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, और अब जब थॉमसन थॉमसन ने जब मॉडल दिया था, ध्यान रखना, जब थॉमसन ने मॉडल दिया था तो ये बहुत पुरानी बात है। उस टाइम तक ध्यान रखना, पहले बता रहा हूं, जो दिमाग में रखना है, उस टाइम तक सिर्फ एक ही चीज की डिस्कवरी हुई थी, वो थी इलेक्ट्रॉन। ओनली डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन was made। तो रदरफोर्ड, ये सॉरी बोलिए, थॉमसन का मॉडल आए उससे पहले डिस्कवरी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की हुई थी। बेटा इससे पहले मॉडल था किसका, डाल्टन्स का, जिसने बोला था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, वो सबसे छोटी चीज है। लेकिन जब डिस्कवरी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। और इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या निकल के आते हैं, वो निकल के आते हैं आपके नेगेटिव चार्ज में। उस टाइम तक बेसिक लॉजिक था कि एटम्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई तो माना गया कि एटम में 2 चीजें हैं। एक तो आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कैरी करते होंगे क्या, नेगेटिव चार्ज। दूसरे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। उस टाइम तक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो सिर्फ 2 ही चीजें थी कि एटम को न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं जो नेगेटिव होते हैं, तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव उसके अंदर होगा। तो बस इन 2 नॉलेज को या 2 फैक्ट्स को यूज करके थॉमसन ने मॉडल दिया था। तो थॉमसन की दिक्कत यही थी कि उसके पास उतना डाटा अवेलेबल नहीं था, जो डाटा था सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का डाटा था। तो उसने इन 2 फैक्ट्स के ऊपर एक मॉडल देने की कोशिश करी, जो बहुत ही बेकार मॉडल था, लेकिन जो डाटा अवेलेबल था उसके हिसाब से वो बेस्ट मॉडल था, इसीलिए हम पढ़ते हैं।
जानते हुए कि बिल्कुल घटिया मॉडल था, बेकार मॉडल था, कहीं भी ठहरता नहीं है, बट क्योंकि जिस टाइम उसने दिया मॉडल उस टाइम का बेस्ट मॉडल था, क्योंकि जितना डाटा अवेलेबल था उसके हिसाब से वो सभी चीजों को सेटिस्फाई कर पा रहा था। ठीक है, तो बड़ा आते आखिर था क्या थॉमसन मॉडल। तो बड़ा बात करें थॉमसन मॉडल की, तो थॉमसन मॉडल के अंदर पहले लिख लेंगे इसको, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। था क्या आखिर थॉमसन मॉडल? पहले बड़ा इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसके बहुत सारे नाम हैं और भी, मतलब एग्जैक्ट नाम नहीं बट बुला लेते हैं। ऑल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मेथड, वाटरमेलन मेथड, ठीक है ना, क्या बुलाते हैं? वाटरमेलन मेथड बुलाते हैं। दूसरा, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो इसके बेटा बहुत सारे नाम है, क्योंकि जो शेप होता है ना मॉडल का, उसके हिसाब से जो फ्रूट मैच कर जाता है उसकी प्रॉपर्टीज से हम उसको उस नाम से बुला लेते हैं। पर देखो ध्यान से क्या था, थॉमसन ने बोला कि आपका जो एटम है ना, ये आपका एटम है, क्या है? एटम है। ये एटम में बेटा क्या होगा, ये पूरा एटम भरा हुआ किससे बना हुआ है? ये पूरा का पूरा एटम बेटा बना किससे है? बेसिकली कंटेन करता है पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या होता है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा। क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और बाकी सारा हिस्सा जो है आपके पास, वो आपका मैटर है। ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, समझा देता हूं। कहने का मतलब ये था, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, वाटरमेलन देखा होगा, तो इसने बोला वाटरमेलन की तरह मान लो बेटा। वाटरमेलन में क्या होता है, अगर ग्रीन लाइन को हटा दो तो बचा क्या? फ्रूट और सीड्स। तो इसने क्या बोला कि ये जो आपके पास रेड वाले हिस्से ने मार्क किया है, वो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्ज को। क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्ज को। और बेसिकली दिखाता है आपके पास रेड फ्रूट को। जो आपका वाटरमेलन में रेड वाला फ्रूट होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है कौन? पॉजिटिव चार्ज। बेटा दूसरा, इसमें बेटा क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन्स है। क्या चीज है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं सीड्स को। तो जैसे वाटरमेलन के अंदर दो चीजें हैं, फ्रूट और सीड, तो उसने बोला उसी तरह से एटम के अंदर दो चीजें हैं, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन। जैसे फ्रूट पूरा फैला हुआ होता है और थोड़े बहुत कहीं कहीं पर हमारे क्या कहते हैं, सीड्स फंसे हुए होते हैं उसके अंदर रैंडमली। सिमिलरली बोला कि इलेक्ट्रॉन्स भी पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या होंगे? फंसे हुए होंगे रैंडमली। ये एक बेसिक सा मॉडल था, इसीलिए इसको बड़ा बोलते हैं वाटरमेलन मेथड या फिर प्लम पुडिंग मेथड, क्योंकि दोनों का शेप सेम आता है। पर इससे जो प्रॉपर्टीज याद रखनी बेटा, वो क्या है? थॉमसन stated that mass is uniformly distributed, mass is uniformly distributed in the atom। जो बड़ा मास है ना, वो क्या है? यूनिफॉर्म तरीके से क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे वाटरमेलन के अंदर पता है मास बहुत छोटा होता है, बहुत फैला हुआ होता है। यूनिफॉर्म तरीके से क्या होता है? फैला हुआ होता है। सिर्फ इन्होंने बोला कि मास, या बड़ा इसको बोल सकते हो या लिखना अलग से, और पॉजिटिव चार्ज। क्या लिखोगे? मास या फिर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, इसी का पार्ट था, मैं लिखा भूल गया। ठीक है, तो मास और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर embedded, electrons are embedded in the positive charge।
ठीक है, पहला पार्ट क्या हो गया आपका, सिंपल सा कि मास यूनिफॉर्म तरीके से या पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज के अंदर फंसे हुए, बड़े मतलब फंसे हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एटम इज न्यूट्रल। एटम क्या होगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये आपके बेटा 3 पॉइंट्स हो गए किसके, थॉमसन मॉडल के। ओके, आया समझ में, ये 3 पॉइंट आपके क्या हो गए थॉमसन मॉडल के। ओके, आप लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं स्टार्ट कर दूं आगे। ओके, लिख लिया आपने, ठीक है। अब बेटा देखो ध्यान से, मॉडल आ तो गया जिसने बोल दिया कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो भी दिया देना दे दिया, बट इस मॉडल में बेटा बहुत सारी समस्या आ रही थी, क्योंकि मॉडल जो डाटा अवेलेबल था उसके हिसाब से बेस्ट मॉडल था और कोई इसके अलावा मॉडल दे भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जो भी अगर कोशिश करता मॉडल देने की तो निकल के यही आता था। क्यों, क्योंकि जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से यही मॉडल पॉसिबल था और मॉडल पॉसिबल था ही नहीं उस टाइम। लेकिन इसकी बेटा बहुत सारी लिमिटेशंस थी। क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है, खुद से सोचो। बेटा लिमिटेशन ये थी कि ये मॉडल बता तो रहा है कि एटम कैसे रखे हुए हैं, फिर किस तरह से उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट एटम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे देखो आपके घर में बल्ब लगा, बल्ब से क्या निकल रहा है, लाइट निकल रही है। लाइट कहां से आ रही है, बेसिकली निकल तो एटम से रही है। तो एटम लाइट देता है, ये लिखना नहीं, समझाने के लिए बस, लाइट हो गई। उसकी बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है बेटा, उसकी केमिकल बॉन्डिंग। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो एटम में होती हैं, बट थॉमसन मॉडल को यूज करके इनमें से एक भी प्रॉपर्टी को कोई भी साइंटिस्ट उस टाइम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ना खुद रदरफोर्ड थॉमसन कर पा रहा था। तो ये मॉडल में गड़बड़ थी। तो मॉडल पे उसने क्या क्वेश्चन मार्क उठने लगे कि मॉडल सही भी है या गलत है, मॉडल सही भी है या फिर गलत है। तो बड़ा उस टाइम क्या होता था ना कि मॉडल आ चुका है, लोगों ने उसको रिसर्च कर रहे थे, तो जब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठने लगे ना मॉडल सही है गलत है, तो रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एक्सपेरिमेंट करके कि मॉडल सही है या फिर गलत है। तो वो गए मॉडल को चेक करने के लिए कि मॉडल की जो अप्लीकेबिलिटी है या उसका जो बेसिक था उसको चेक करके देखते कि मॉडल सही है या फिर गलत है। तो बेसिकली रदरफोर्ड पहले गए थे थॉमसन मॉडल को वेरीफाई करने के लिए कि गलत है या फिर सही है। तो जानते ही है कि थॉमसन मॉडल क्या होता है, बिल्कुल गलत निकल के आता है और रिजल्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं, जिसके बाद रदरफोर्ड ने खुद का ही मॉडल दे दिया उनके अपने खुद के ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। तो बड़ा हुआ क्या था, बेसिक लॉजिक क्या था, रदरफोर्ड करना चाह रहे थे, देखो थॉमसन बेटा क्या बोला कि आपके पास जो एटम्स होते हैं ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मास। तो बेटा देखो ध्यान से, पूरा पूरा क्या है, बेसिकली पॉजिटिव तो है और थोड़े बहुत क्या होंगे, नेगेटिव होंगे बीच में। तो अगर मैं दो एटम्स को साथ रख दूं तो बेटा बेसिकली क्या हो गए, ये सारे सारे एटम्स हैं। तो ध्यान से बेटा पहला एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा, ये चौथा, ये क्या हो गए, बहुत सारे एटम्स हो गए। क्या हो गए, बहुत सारे एटम्स। तो अगर एटम्स बेटा एक साथ रखे होंगे, जैसे आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, तो एटम साथ में रखे हुए हैं और भी एटम्स आ गए, और ये पूरी तरह से बेटा क्या अंदर से भरे हुए हैं, किसके हिसाब से, थॉमसन के हिसाब से कंप्लीटली क्या हुए हैं, पैक्ड अंदर से। अगर ये बेटा ऐसी चीज है तो थॉमसन रदरफोर्ड ने बोला अगर बेटा एटम इस तरह का होगा कि मतलब उसका मास पूरा फैला हुआ है, तो अब बात है ना, एक एटम कहाँ रखा हुआ होगा, दूसरे एटम पे रखा हुआ होगा। तो एटम्स कुछ इस तरीके से बेटा क्या होंगे, अरेंज्ड होंगे। अगर एटम्स इस तरह से अरेंज्ड होंगे तो अगर मैं कोई चीज ऐसे फेंक के मारूं, बेसिकली अगर मैं कोई प्लस चार्ज फेंकूं यहाँ पे, या कोई भी चार्ज फेंक के मारो बेटा आपके पास, तो ध्यान से, अब देखो बेटा यहाँ पे कोई गैप है दो एटम्स के बीच में, कोई गैप होगा नहीं, क्योंकि एटम तो भरे हुए पूरे पूरे, और एक के ऊपर एक रखे जाने चाहिए एटम, तो जगह तो होनी नहीं चाहिए। तो कोई भी पार्टिकल बेटा आपके पास इसको क्रॉस करके आगे जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि जगह ही नहीं जाने के लिए। मान लो बेटा आप सामने से जाने की कोशिश कर रहे हो, दीवार सामने है, तो कैसे आगे जाओगे, जा ही नहीं सकते।
जब तक कोई जगह खाली ना हो। तो अगर थॉम्पसन का मॉडल सही होता, तो अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस को भेजूं किसके ऊपर, किसी एटम के ऊपर, तो कोई भी पार्टिकल को क्रॉस करके जाना चाहिए, नहीं जा सकता। सारे पार्टिकल बेटा क्या होते हैं आपके, ये आपके वापस चले आते हैं। एक भी पार्टिकल ऐसा नहीं आ सकता था जो सीधा निकल जाए। क्यों? क्योंकि एटम्स के बीच में गैप ही नहीं है। किसके हिसाब से? थॉम्पसन मॉडल के हिसाब से, क्योंकि एटम पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, तो अगर थॉम्पसन का मॉडल सही होता तो कोई भी पार्टिकल पीछे नहीं जाएगा, सारे कहां जाएंगे? वापस चले आएंगे। ये मॉडल होना चाहिए था, रिजल्ट्स आने चाहिए थे अगर थॉम्पसन मॉडल सही हो। ठीक है, आगे आते हैं। तो बड़ा इसको बोलते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बड़ा क्या बुलाते हैं? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बड़ा करा किसने था? रदरफोर्ड ने। ठीक है, किसने किया था? रदरफोर्ड ने। बट साथ में दो लोग और भी थे। ठीक है, बड़ा वो थे आपके गाइगर एंड मर्सन। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हमारे प्रोफेसर साहब थे किसी यूनिवर्सिटी के, ये दोनों उनके बेटा क्या थे? स्टूडेंट्स थे। तो एक्सपेरिमेंट इन दोनों ने ही किया था, बट ऑब्जर्वेशन या सुपरविजन किसका था? वो हमारे रदरफोर्ड साहब का था। ठीक है, तो इनके गाइडेंस में इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो इनके नाम से भी पूछ सकते हैं आपको, गाइगर मर्सन एक्सपेरिमेंट कौन सा है, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट कौन सा है, या फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कौन सा है। मतलब तीनों का क्या है? सेम ही चीज है। तो बेटा देखो ध्यान से, जो हमने पीछे लिखवाया कि बेसिकली रदरफोर्ड चाह क्या रहे थे कि अगर ये एटम्स है तो मैं यहाँ से पॉजिटिव पार्टिकल्स को भेजता हूँ, अगर पार्टिकल सारे वापस आ गए इसका मतलब थॉम्पसन मॉडल क्या है? सही है। अगर पार्टिकल वापस नहीं आएंगे तो थॉम्पसन मॉडल क्या होगा? गलत होगा। सिंपल। अब आता क्या था? बेसिकली दो तीन चीजें चाहिए आपको। पहली चीज, आपको एटम चाहिए। क्या चाहिए? जिसके ऊपर हम टक्कर करवाने वाले हैं ना पॉजिटिव पार्टिकल्स की, उसके लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? एटम्स चाहिए। क्या चाहिए? एटम चाहिए। अब एटम तो देखो हमारी आसपास सब कुछ एटम है, मैं भी एटम हूँ, आप भी एटम हो, फोन, ब्लैक बोर्ड, सब कुछ क्या है? एटम्स ही है। लेकिन हम उनको चाहिए था बिल्कुल पतला सा, मतलब कि ऐसा मटेरियल जिसको बहुत ज्यादा क्या कर सकते हो बेटा? पतला कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, अगर कोई मटेरियल मोटा होगा ना, जैसे मान लो एक मार्कर बहुत मोटा है, तो इसमें बहुत सारे एटम्स हो जाएंगे। वो चाह रहे थे कि एक ऐसा मटेरियल ढूंढ के लाए जिसको इतना पतला कर दे जिसकी वजह से एटम के जो लेयर्स हो ना, उसमें एक या दो लेयर्स ही हो जाए। क्योंकि अगर बहुत मोटी लेयर हो जाए, जैसे बेटा मान लो आपके पास पेपर ही है, जैसे मान लो आपकी नोटबुक ही है, क्या बेटा? नोटबुक ही है, उसका सिंगल पेज की बात करते हैं तो बहुत पतला होता है। अगर उस पर कोई भी चीज फेंक के मारूंगा मैं तो आर पार निकल जाएगी तोड़ती हुई। लेकिन अगर बहुत सारे पेपर लग जाते हैं, जैसे आपकी नोटबुक हो गई पूरी पूरी पैक्ड हो गई, अगर उस पर कोई चीज फेंक के मारूंगा तो कोई चीज बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत सारे एटम्स आ गए। तो बहुत सारे एटम्स ना किसी भी पार्टिकल को वापस भेज सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम कंडीशन में क्या लें? एक दो लेयर ही लेनी है हमें। हमें क्या लेना? एक या दो लेयर लेना है। तो एक ऐसा मटेरियल चाहिए था जिसको बहुत ज्यादा क्या कर सके बेटा? आपके पास थिन कर सके। तो वो उस टाइम या अभी भी वो बेटर मटेरियल होता है कौन सा? आपका गोल्ड। क्योंकि उसकी मेलेबिलिटी क्या होती है? बहुत हाई होती है, मतलब उसको बहुत ज्यादा पतला कर सकते हो, तब भी वो टूटती नहीं, पतली बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए बेटा क्या चूज किया? बेटा उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर लिया गोल्ड का फॉइल। बेटा क्या आ गया? गोल्ड फॉइल। क्यों यूज किया? क्योंकि इसकी बेटा क्या होती है? मेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, स्पेलिंग शायद गलत होगी, देख लेना एक बार मेलेबिलिटी की। तो आपकी जो गोल्ड है ना, इसकी मेलेबिलिटी बहुत ज्यादा क्या होगी? हाई होगी, क्योंकि बहुत पतला कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं? पतला कर सकते हैं। रदरफोर्ड ने बेटा उस टाइम इसकी जो थिकनेस रखी थी ना, वो अप्रोक्स रखी थी 2 × 10⁻⁷ मीटर के आसपास।
बहुत पतली लेयर है, ये बहुत ज्यादा पतली करी थी, तब एक्सपेरिमेंट करवाया गया था। आप देखते भी होंगे आपके पास सिल्वर और गोल्ड की फॉइल्स कहाँ लगी हुई थी, मिठाइयों पे देखते हैं, मिठाई की जो होती है ना आपके पास कुछ आपके स्वीट्स आते हैं जिसके ऊपर आपकी क्या कहते हैं उसको, सिल्वर की एक लेयर होती है, वो बहुत पतली होती है, हाथ से टच करते हुए टूट जाती है, उससे पतला किया था ताकि एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही तरीके से आपका हो जाए। बट आगे देखो, तो पहला सोल्यूशन तो आ गया कि हमने क्या यूज करना है, गोल्ड फॉइल यूज करना है, जो इस एटम की लेयर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। बेटा दूसरा पार्ट क्या चाहिए अब आपको, यहां से बेटा क्या भेजना है, तो मुझे पॉजिटिव पार्टिकल्स को भेजना है। किसको बेटा भेजना है, पॉजिटिव पार्टिकल्स को। बेटा पॉजिटिव पार्टिकल्स ही क्यों भेजेंगे, क्योंकि देखो ध्यान से, हम पॉजिटिव या नेगेटिव को ही भेजना चाहता था रदरफोर्ड, क्यों, क्योंकि देखो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि उस टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल कंट्रोल करना क्या था, आसान था। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू आप उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर भेज सकते हो, उसकी स्पीड वेलोसिटी को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट करना, उसकी स्पीड को कंट्रोल करना, डायरेक्शन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट काम था, तो उन्होंने बोला कि पॉजिटिव या नेगेटिव को ही लूंगा। अब बेटा क्या था कि अगर यहाँ से अगर हम नेगेटिव पार्टिकल्स को भेजते ना, तो देखो नेगेटिव पार्टिकल और पॉजिटिव बेटा क्या होता है, अट्रैक्शन हो जाता। ये नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट कर लेगा, तो पार्टिकल यहां जाके चिपक जाता है, ये पार्टिकल यहां जाता बेटा आपके पास जाके रुक जाता, न तो आगे जाता न वापस आता। तो अगर नेगेटिव को भेजते ना तो एक्सपेरिमेंट में कोई रिजल्ट ही नहीं आ पाता, क्यों, क्योंकि देखो हमें जो थॉमसन बेटा बोला कि पॉजिटिव चार्ज पूरे फैले हुए, इलेक्ट्रॉन तो अंदर बैठे हुए हैं, तो वो तो इसको रिपेल कर नहीं पाएंगे। रिपेल कौन करने वाला है, या अट्रैक्ट कौन करने वाला है, बाहर का पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव को नहीं भेज सकते क्योंकि वो जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो एक्सपेरिमेंट में कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। हमें एक ऐसा पार्टिकल चाहिए था जो जिसको हम कंट्रोल कर सके और साथ में वो या तो आगे जाए या वापस चला आए। तो वो लॉजिकली क्या था, पॉजिटिव पार्टिकल्स, क्योंकि ये पॉजिटिव ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दोनों में जब कोलिजन होगी तो पार्टिकल चिपक तो सकते नहीं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में बहुत ज्यादा रिपल्शन होती है, या तो इधर आएगा या फिर उधर चला जाएगा। इसीलिए क्या चूज किया, पॉजिटिव पार्टिकल। अब आया था कि पॉजिटिव पार्टिकल लाए कहां से, पॉजिटिव पार्टिकल मिल तो जाते नहीं आपको रोड के ऊपर कि लोग उठा के ले आए करते एक्सपेरिमेंट, नहीं। तो पॉजिटिव पार्टिकल बेटा लाने के लिए करना पड़ता है ना, दिमाग लगाया। तो बेटा इसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे न्यूक्लियाई, उसके अंदर एक टॉपिक पढ़े से बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके, या रेडिएशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा उसमें क्या होता है ना, आपका देखो बेटा एक मटेरियल होता है बोलते हैं यूरेनियम। बेटा यूरेनियम हो गया, 235 भी होता है उसका, 238 भी नंबर होता है, ठीक है, 235 भी होगा और 238 नंबर भी होता है। बेटा इसका एटॉमिक नंबर हो गया, उसका मास नंबर। बेटा इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मटेरियल होता है बेटा रेडियो एक्टिव। बेटा क्या होता है ये, रेडियो एक्टिव। बेटा इसका मतलब ये होता है कि मटेरियल क्या होता है ना, खुद ब खुद टूटता रहता है। टूटने का मतलब ये है कि इसका वेट इतना ज्यादा होता है ना कि खुद को संभाल नहीं पाता, और छोटे छोटे पार्टिकल्स पे क्या होता है, टूट जाता है। मतलब यूरेनियम टूट के कुछ छोटे पार्टिकल्स पे क्या कर लेगा, खुद को तोड़ के कन्वर्ट कर लेता है। बट साथ में आपका टूटता तो है, बट साथ में कुछ पार्टिकल्स वो रिलीज करता है। तीन तरीके के पार्टिकल बेसिकली रिलीज कर सकता है, ये पढ़ेंगे बेटा एक्चुअली में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, बेसिक देख लो। बेटा ये रिलीज करते हैं अल्फा पार्टिकल, क्या निकलते हैं इनसे, अल्फा पार्टिकल। बेटा एक होता है बीटा पार्टिकल, बेटा एक होता है इसे बोलते हैं गामा। बेटा तीन तरीके के पार्टिकल बेटा क्या होते हैं, यहां से निकलते हैं, किससे, यूरेनियम से, अपने आप ही निकलते हैं। तो बेटा देखो अल्फा का मतलब ये होता है हीलियम का पार्टिकल निकलता है, जिसपे चार्ज होता है 2+ का, एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर क्या होता है 4। बेटा इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अगर हीलियम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो तो जो बन गया बच गया उसको बेटा बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो बेटा ये निकलता है यूरेनियम से अपने आप ही। बेटा दूसरा, बेटा बीटा को बोलते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। बेटा तीसरा गामा, बेटा गामा का मतलब होता है सिंपल सा एनर्जी, ठीक है। तो अल्फा हो गया, बीटा हो गया, फिर गामा, ये तीन चीजें बेटा आपकी निकलती है किससे, यूरेनियम या किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से। तो देखो इससे ये अपने आप निकलेंगे। बेटा दूसरी चीज, जब ये निकलती है ना पार्टिकल्स, ये तीनों के तीनों, तो इनकी स्पीड बहुत तेज होती है।
जैसे मान लो बम फटते हैं ना, तो उससे निकलते पार्टिकल्स, तो बेसिकली फटते हैं, ये अपने आप क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो जब पार्टिकल्स निकले वो बहुत स्पीड से निकलते हैं, तो हमें फ्री में एक ऐसा पार्टिकल मिल गया। बेसिकली ये हमें ये वाला चाहिए, ये वाला यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट के अंदर, क्योंकि बोला ना नेगेटिव तो यूज कर ही नहीं सकते, और एनर्जी यूज करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसमें मास नहीं होता, टक्कर होगी नहीं अच्छे से। तो हमने ये वाला इजिली बेटा क्या होगा, अवेलेबल हमारे पास होगा। ठीक है, और प्लस भी है, तो दोनों फायदे हमारे पास हो गए, और साथ में पार्टिकल बहुत स्पीड से निकलने वाला है। सो देखो क्या करते हैं, तो बेटा यहाँ पे क्या ले लेंगे, वैसे बेटा कहते हैं इसको सोर्स, इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। या तो यूरेनियम हो जाए, या फिर और भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, उनको यूज करा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल को यूज करा जा सकता है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, परफेक्ट। तो ध्यान से यहाँ पे बेटा थोड़ा सा क्या करते हैं, इस तरह से पैक कर देते हैं, ताकि मुझे देखो ध्यान से, क्योंकि मुझे भेजना कहाँ है, पार्टिकल को आगे भेजना, कहाँ भेजना, सिर्फ आगे। तो बेटा बाकी से वो कवर अप कर देते हैं, किससे, बेटा नॉर्मली लेड होता है, लेड हो गया, या फिर आपके पास बेरिलियम कह सकते हो, या फिर बोरोन यूज कर सकते हो। बेटा इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये मटेरियल क्या करते हैं, ये बेटा जो बाकी पार्टिकल्स निकल रहे हैं ना, या इन सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए क्या करते हैं बेटा, इन सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि अगर इधर से कोई निकल रहा हो ना तो ये एब्जॉर्ब हो जाए, सिर्फ जो पार्टिकल सीधा जा रहे हैं ना उसको जाने दिया जाए। बाकी बेटा मटेरियल्स, क्योंकि बोला ना बम की तरह फटते हैं, तो पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में निकल रहे होते हैं, और हमें हर डायरेक्शन में पार्टिकल चाहिए नहीं, चाहिए हमें सिर्फ आगे चाहिए, क्योंकि आगे वाला जाके हमसे इससे कोलाइड कर पाएगा, पीछे वालों से तो कुछ हो रहा नहीं है, तो इसीलिए ये मटेरियल यूज कर लेते हैं। ठीक है, पर देखो बुक में एक और वर्ड दे रखा है, यहाँ पे बोलते हैं कॉलीमेटर। बड़ा फिर से इसका काम वही है थोड़ा सा, क्या कोई पार्टिकुलर ऐसे निकल के जा रहा हो, थोड़ा ऐसे निकल के जा रहा हो, तो इनको एब्जॉर्ब कर ले, जो पार्टिकुलर बिल्कुल सीधा जा रहे हैं ना सिर्फ उनको जाने दिया जाए। बट फिर बेसिकली ये भी वही लेड या बोरॉन या बहुत सारे मटेरियल और भी आते हैं, उनको यूज कर लिया जाता है। इनका काम बेटा क्या है, इसको बोलते हैं कॉलीमेटर। नाम कॉलीमेटर है बट काम वही है, मटेरियल इसके बने होते हैं, इनका काम यही है कि जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स है ना उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ठीक है, तो बड़ा यहाँ से पहले ऑब्जर्व करवाए, फिर यहाँ से, ताकि बिल्कुल पार्टिकल क्या हो, स्ट्रेट जाए। हम स्ट्रेट इसीलिए चाह रहे बेटा आपके पास, क्योंकि अगर पार्टिकल को मान लो बेटा ये आपका गोल्ड है, कोई पार्टिकल यहाँ से निकला और सीधा गया, मान लो बेटा से कोलिजन हुई, कोलिजन के बाद बेटा ये हो गया, तो डायरेक्टली बेटा मुझे ये एंगल नापना है, या मान लो ऐसे नाप लेंगे, तो बेटा एंगल नापना किससे, हॉरिजॉन्टल से नापना है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल बेटा यूं गया हो और फिर ये ऐसे गया हो, पता चला हम एंगल ये नाप रहे हैं, तो एंगल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम चाह रहे पार्टिकल बिल्कुल सीधा जाए, ताकि एंगल नापने में क्या हो, आसानी हो, कि हमें पता हो कि पार्टिकल्स यहां से टकरा कर गया है, तो आपको बाय डिफॉल्ट आप उसको हॉरिजॉन्टल से नाप सकते हो। लेकिन पार्टिकल कहीं और जाएगा तो हमें दिखेगा ही नहीं कि गया कहां पर है। तो हम चाह रहे पार्टिकल बिल्कुल सीधे जाए, ताकि एंगल्स को मेजर करना क्या हो, आसान। बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इस पार्ट के लिए समझाने के लिए बस ये था कि पार्टिकल चाह रहे सीधे जाए, ताकि कैलकुलेशन हमारी क्या होती है, थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है, तो बेटा देखो अल्फा पार्टिकल भी आ गया, गोल्ड फॉइल भी आ गया। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जगह टक्कर होगी, टक्कर के बाद पार्टिकल तो आगे जाए या तो पीछे आए, दो चीजें हो सकती हैं। अब दिक्कत क्या है, पता कैसे चले मुझे कि पार्टिकल आगे गया है या पीछे, क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, ये अल्फा पार्टिकल्स या बेसिकली जितने भी एटम्स होते हैं ना, वो हमारी इन आंखों से दिखते नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें बड़ी चीजों को देखती है, छोटी चीजों को नहीं देख पाती। और ये जो चीजें बेटा बहुत ज्यादा ही क्या है, छोटी होती है, एटम के साइज की है, तो बहुत ज्यादा क्या होंगी, छोटी होंगी। तो इतनी छोटी चीज बेटा क्या होगी, हमारी आंखें देख नहीं पाएंगी। ठीक है बेटा, इतनी छोटी चीज बेटा क्या होंगी, हमारी आंखें, एक सेकंड क्या लिख देने, थिकनेस था ना, कट गएगा। तो बेटा क्या होता था, इतनी छोटी चीज बेटा क्या होती है आपके पास, आंखें आपकी देख नहीं पाती। ठीक है, तो देखने के लिए बेटा क्या चाहिए था, बेटा यहाँ पे लगाते से बोलते डिटेक्टर। तो क्या लगा देते हैं हम, यहाँ पे लगाते हैं डिटेक्टर।
क्या लगाते हैं आपके पास, हम लगा देते हैं यहाँ पे डिटेक्टर। बड़ा ये जो डिटेक्टर होता है ना, बेसिकली बना होता है एक फ्लोरोसेंट मटेरियल का या फोस्फोरेसेंट मटेरियल का। फोस्फोरेसेंट मटेरियल। बेटा मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई चीज बेटा क्या करते हैं, आकर कोलाइड करेगी कहीं भी, तो ये क्या करेंगे, वहां पर स्पार्कल करते हैं, चमकते हैं, ग्लो करते हैं। तो आपको दिख जाता है कि एक्चुअली में कुछ चीज टक्कर कर रही है। मतलब जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ गया, तो बेटा यहाँ पे ग्लो आएगा। आपको कुछ दिखा पार्टिकल कहाँ गया, नहीं, लेकिन जब ग्लो आएगा तो आपको दिखा हाँ एक्चुअली में पार्टिकल यहाँ पे आया था, तभी यहाँ पे क्या हुआ, ग्लो हुआ है। बट बेसिकली होता है ये जिंक सल्फाइड ही होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है ये फोस्फोरेसेंट वाली। ठीक है, तो देखो बेटा इसका डायग्राम जो था हमारे पास पीछे दिखाया था आपको भी एक्सपेरिमेंट बुक में। सो देखो बेटा ये था आपका एक्चुअली में डायग्राम, दिख रहा है जो सेटअप था ना हमारा वही है। ये तो बड़ा ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हो गए, देखो हल्का सा होल कर रखा होता है यहाँ पे, ताकि पार्टिकल सिर्फ यहां से पास ऑन करे। ठीक है बेटा, कहां से पास ऑन करे, सिर्फ इस होल से पास ऑन करे, ताकि बाकी जगह पे पार्टिकल्स आपके नहीं जाएंगे, सीधा जाएंगे। देखो छोटा सा होल कर रखा था, टकराएंगे, ये गोल्ड फॉइल हो गई। तो जहां जहां देखो दिख रहा है ना स्टार्स बना रखे इन्होंने, क्या बना रखा है इन्होंने, स्टार्स बना रखे, वो वही दिखा रहे हैं कि आपके पास ये जो दिख रहा है ना, ये पता स्टार्स बना रखे इन्होंने इस तरीके से। मतलब कि जहां भी अल्फा पार्टिकल जाकर टक्कर करेगा स्क्रीन के ऊपर, वहां पे हमें क्या मिलेगा, एक स्पार्कलिंग होगी, ग्लो करेगा, ताकि हमें दिख जाएगा कहां पर वो होगा, और उसको मार्क कर लेंगे और फिर एंगल्स को नाप लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका कुछ एक्सपेरिमेंट है। अब जब बेटा इससे हुआ क्या, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट बेटा क्या आता है आपके पास कुछ देखो उसी को दोबारा डायग्राम उन्होंने बनाया बुक में एनसीईआरटी के अंदर। बेटा देखो सोर्स ऑफ लाइट मतलब लेड का ब्रिक्स थी, मतलब इसे बोलते कॉलीमेटर है, ताकि पार्टिकल बिल्कुल सीधा निकले। ठीक है बेटा, ये आपका गोल्ड फॉइल हो गया। बेटा ये क्या हो गया, आपका डिटेक्टर हो गया। मतलब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है, डिटेक्टर लगे होते हैं, और बस। ठीक है बेटा, इसको बता देना कुछ देर पहले कि इसको बेटा बोलते हैं गाइगर मर्सन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि करा इन दोनों ने था बेचारों ने। ठीक है, तो ये आपका सेटअप था पूरा का पूरा। अब आता है कि रिजल्ट क्या आया। देखो रिजल्ट बेटा कुछ ये निकल के आता है, ये ग्राफ बनाया गया। ग्राफ बेटा क्या दिखाता है, बनाता हूं अभी आगे चल के। बेटा ये था कितना एंगल से पार्टिकल क्या बेटा आपका स्कैटर्ड हुआ। क्या निकाले बेटा, एंगल निकालेंगे। थोड़ा सिंपल से क्या है, कितने एंगल से आपका पार्टिकल क्या हो रहा है, यहाँ पे स्कैटर्ड हो रहा है। ठीक है, और ये बेटा ये दिखा किसको रहा है, ये दिखा रहा है आपके पास नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स। मतलब समझाते हैं इसको। तो बेटा बताया था ना, पार्टिकल सीधा आया। बेटा पार्टिकल कहाँ यूज कर रहा है, चल बनाते अपने वाले में, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, तो बेटा एनसीईआरटी में ये डायग्राम्स है, उसको आप देख लोगे एक बार, दिखाई दिया मैंने। देखो बड़ा अब आता है आया क्या। बड़ा इसको बोलते बेसिकली ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बड़ा, ऑब्जर्वेशंस। बड़ा इसके सामने हम लिखेंगे क्या, कंक्लूजन लिखेंगे कि इन ऑब्जर्वेशन से हमें क्या कंक्लूजन मिला। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, और उन ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है। देखो पहला पॉइंट जो हमें दिखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, most of the alpha particles passed through the gold foil undeflected। थोड़ा पहला ऑब्जर्वेशन ये आया कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे ना, वो गोल्ड फॉइल से बिना किसी डिफ्लेक्शन सीधा निकल गए बिल्कुल। मतलब जो पहले एक्सपेरिमेंट ये था आपके पास, ये एंगल था, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, मतलब बेटा कितने एंगल से कोई चीज बैंड कर जाती है, इसको बेटा बोलते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, बेटा मान लो 0 था, ये 20 ले लो,
ये 40, फिर बेटा क्या हो जाएगा आपका 60, 80, फिर बेटा क्या आएगा 100, फिर क्या आएगा आपके पास 120, बेटा क्या आएगा 140, 160, बेटा क्या जाएगा 180 के आसपास कुछ। ठीक है, मैक्सिमम एंगल 180 का ही डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो बेटा तो ध्यान से, ये था आपका नंबर ऑफ पार्टिकल। बेटा क्या है आपके पास, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आया। क्या दिखा रहा है ग्राफ के अंदर कि बहुत छोटे एंगल पे ना जो नंबर ऑफ पार्टिकल दिख रहे हैं बहुत ज्यादा दिख रहे हैं पे। जब आपका एंगल बहुत छोटा है तो उस एंगल के ऊपर जो पार्टिकल्स है ना बहुत ज्यादा पार्टिकल्स थे, और जीरो पे तो बहुत ज्यादा ही थे। तो वही जितना एंगल हम आगे जा रहे हैं, देखो एंगल बढ़ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, बहुत कम हो गए। तो मतलब बहुत कम एंगल वाले पार्टिकल ज्यादा है, जीरो वाले तो बहुत ज्यादा थे एक्चुअली में, और बड़े एंगल में पार्टिकल बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए। तो देखो अब पहली ऑब्जर्वेशन यहीं से आती है कि ज्यादातर पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के बेटा क्या हो गए, सीधा निकल गए। तो इससे लॉजिकल बेटा प्रूव क्या हुआ, लॉजिक ये प्रूव हुआ कि देखो ध्यान से बेटा, यहां से अगर अल्फा पार्टिकल्स गए और ये सीधे निकल जा रहे हैं, अल्फा आया सीधे निकल गए, अल्फा आया सीधा निकल गया, कोई डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। अभी बेटा पीछे डायग्राम बनाया था कि बेसिकली थॉमसन के हिसाब से एटम्स बेटा ऐसे रखे हुए होते हैं, मतलब एटम्स पूरा भरा हुआ होता है। तो बेटा ऑब्वियस बेटा लॉजिकली कि एक एटम दूसरे एटम पे रखा हुआ होगा। जैसे मान लो आपके घर की जो दीवारें हैं वो किससे बनी हुई है, ब्रिक्स से बनी हुई है। बेटा किससे बनी हुई है, ब्रिक्स। बेटा मान लो ये भी ब्रिक्स है एग्जाम्पल के तौर पे। तो ऑब्वियस बेटा दो ब्रिक्स तो एक दूसरे को टच करके रखेंगे ना, ये तो है नहीं कि एक ब्रिक यहाँ पे एक हॉ में रह रहा है, तो ब्रिक्स तो टच करेंगे दूसरे को। जैसे हमारी ब्रिक्स क्या होती है, बिल्कुल अंदर से भरी हुई होती है, इसलिए कहते हैं ना दीवार के आर पर नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं जाता दीवार के आर पर। तो बेटा यहाँ पे क्या बोला था हमें थॉमसन ने कि जो एटम्स है ना वो अंदर से पूरा भरा हुआ है। तो बेटा दूसरा एटम आया, बेटा ये क्या है, तीसरा एटम आया, क्योंकि एटम्स अंदर से पूरी तरह से पैक्ड हैं। तो बेटा लॉजिकली देखो, अगर यहां से मैं अल्फा पार्टिकल भेजूं, क्या करूं, अल्फा पार्टिकल्स को भेजूं, तो क्या ये इसके आर पार जा सकता है, नहीं जा सकता। अगर थॉमसन मॉडल सही होता तो अल्फा पार्टिकल्स के बाहर जा ही नहीं सकता, कुछ जगह ही नहीं थी जाने की। लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, रिजल्ट में दिख रहा है कि पार्टिकल सीधे निकल गए। बेटा यहां पे अभी गोल्ड फॉइल रखी हुई है, अब गोल्ड फॉइल के रखने के बावजूद भी पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं। इसका मतलब ना ये हुआ कि एटम एक्चुअली में क्या है, अंदर से भरा हुआ नहीं है, वो खाली है। अगर भरा हुआ एटम होता तो जगह ही नहीं घुसने की। इसका मतलब एटम अंदर से क्या एक्चुअली में खाली है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स, लगभग 95% से ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो थे ना वो हमारे बिल्कुल सीधा निकले हैं। मतलब उतने ही स्पेस, एटम के जो अंदर का जो हिस्सा है ना वो पूरा पूरा क्या है, खाली है, एम्प्टी है। तो इस ऑब्जर्वेशन से बेटा ये कंक्लूजन निकल के आता है हमारे पास कि मोस्ट ऑफ द स्पेस inside an atom is empty। तो ज्यादातर हिस्सा एटम का क्या है, बिल्कुल बड़ा एम्प्टी है, खाली पड़ा हुआ है। अब हो क्या सकता है, देखिए समझते हैं इसको। तो बेटा हुआ क्या इसके अंदर कि बेटा मान लेते हैं एटम्स को फिर से लेते हैं, एटम्स थे, ये एटम्स थे और ये एटम्स थे। अब देखो पार्टिकल सीधा निकल जा रहे हैं, एटम अगर भरा हुआ होता तो पार्टिकल सीधा नहीं निकलना चाहिए था। इसका मतलब बेटा यहां पर जब मेरे पार्टिकल्स यहां से जा रहे हैं ना, तो यहां पर जहां जहां से पार्टिकल्स गए हैं ना बिल्कुल सीधा, वहां पर कुछ था ही नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं मिला उनको, तभी सीधा निकल गए। मतलब वहां जगह क्या थी, पूरी खाली थी। पहले चीज क्लियर हो गई कि एटम के अंदर ज्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है, पहला। अभी देखें कैसे होता है, पहले समझ लो पहला स्टेप। देखो दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, वेरी फ्यू पार्टिकल्स
gets deflected by small angles। बेटा दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि बहुत कम पार्टिकल थे जो थोड़े बहुत एंगल से बेटा क्या हुए, थोड़े बहुत एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, थोड़े बहुत एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, तो ध्यान से बेटा मान लो ये आपका एटम है, ये आपका एटम है, वो रहा है कि मैक्सिमम पार्टिकल सीधा निकल जा रहे हैं, ऐसे कोई रोक ही नहीं रहा इनको, लेकिन एक आध पार्टिकल बेटा क्या थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो इससे निकल के आया कि हाँ, इसका मतलब जो मास है ना, जो पॉजिटिव चार्ज है, डिफ्लेक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज, कोई तो टकरा रहा है। तो फिर रदरफोर्ड ने बोला कि इसका मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जो मास है एटम का, वो एक्चुअली में फैला हुआ नहीं है, वो कहीं यहां पे हो सकता है, कहीं यहां पर हो सकता है, कहीं यहां पर हो सकता है, कहीं यहां पर हो सकता है, सिमिलरली मतलब वो अलग अलग हिस्सों में बेटा क्या है, फैला हुआ है। मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकता है बेटा क्या होगा कि अगर कोई पार्टिकल यहां से आएगा, कहां से आएगा बेटा, यहां से, तो वो यूं निकलेगा। कोई पार्टिकल बेटा यहां से आया तो यहां निकल गया, क्योंकि बहुत कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। तो इसका मतलब लॉजिकली क्या था कि जो मास था ना, या पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखना एटम का मास वो सिर्फ प्रोटॉन्स में ही होता है, तो पॉजिटिव चार्ज ही बोलते हैं उसको। तो एटम का जो मास है या फिर पॉजिटिव चार्ज है, एक्चुअली में वो पूरे एटम में नहीं फैला हुआ, वो टुकड़ों में फैला हुआ है, यहां पर, फिर यहां पर, यहां पर, पूरी तरह से यूनिफॉर्म तरीके से नहीं फैला हुआ है, वो कहीं कहीं टुकड़ों में क्या हो सकता है, फैला हुआ हो सकता है। ये बेटा हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन ने बोला। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट in very small regions, very small regions। तो वो पूरे एटम में नहीं है। क्या हुआ, पॉजिटिव पूरे एटम में होता है, सब डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो मतलब पॉजिटिव कुछ ही हिस्सों में क्या है, प्रेजेंट हो सकता है। बेटा तीसरी ऑब्जर्वेशन बेटा वो ये थी कि वन पार्टिकल आउट ऑफ 8000 एंड वन पार्टिकल, sorry, let me complete it first one. One particle out of 8000 get deflected by more than 90 degree, and one particle out of 20,000 gets deflected by 180 डिग्री। तो बड़ा रेशियो निकल के आया कि लगभग 8000 पार्टिकल में निकल के आ रहा है कि लगभग अगर 8000 पार्टिकल्स को भेजेंगे तो एक पार्टिकल ऐसा था जो लगभग 90 डिग्री के एंगल से क्या हो रहा था, वो वापस आ रहा था, कितने 90 से, जबकि 180 डिग्री से, मतलब बेटा ये हो रहा था कि पार्टिकल देखो यहाँ पर गया, अल्फा गया, यहाँ गया और बिल्कुल इधर निकल गया। ये लगभग ऐसा था 8000 में एक पार्टिकल, बेटा अल्फा पार्टिकल यहाँ से गया और वापस चला आया, तो बेटा ये हुआ 180 डिग्री। तो वो लगभग निकल के आ रहा था रेशियो 1 पार्टिकल आउट ऑफ 20,000। अब ध्यान दो उसमें था क्या, इतने बड़े एंगल के साथ पार्टिकल को डिफ्लेक्ट किया जा रहा है, 180 डिग्री मान लेते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको मान लेते हैं कि मास, एक तो पहला क्लियर हो गया, मास पूरे एरिया में नहीं फैला हुआ, कुछ टुकड़ों में हो सकता है। लेकिन अगर मास को टुकड़ों में कर दे कि कुछ मास यहाँ, कुछ मास यहाँ, कुछ मास यहाँ, कुछ यहाँ मास यहाँ, अगर बेटा ऐसी कंडीशन अगर होगी ना, तो कोई भी पार्टिकल अल्फा पार्टिकल को वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि टुकड़ों में फैला हुआ है। अल्फा पार्टिकल बहुत
तेज की स्पीड से आते हैं, तो अगर मास टुकड़ों में फैला हुआ होगा ना, तो उसके बस की बात नहीं है कि वो अल्फा पार्टिकल्स को 180 डिग्री से क्या कर सके, वापस भेज सके। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, लॉजिकली भी ये था कि बेसिकली क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना या मास है ना, एक्चुअली में वो एक ही जगह पे, टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है ना बेटा, वो एक ही जगह पर है, जिसको हम क्या बुला देंगे, हम न्यूक्लियस बोलेंगे। उसने बोला ये आपका क्या है, एक सिंगल पॉइंट पे बेटा क्या आपके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट और बहुत छोटे हिस्से के अंदर। अब तो ध्यान से, पहली चीज पूरे एटम में मास फैला हुआ है नहीं, बेटा दूसरा क्या लगा था हमें कि शायद कुछ कुछ जगहों पे हो सकता है, उसने बोला नहीं। तीसरे ऑब्जर्वेशन ने बोला कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने पे पार्टिकल्स 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट नहीं हो सकते। वो तभी हो सकते हैं कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज किसका, एटम का, वो एक ही जगह पे और बहुत छोटे से हिस्से में है। बट ऐसा मानने से क्या होता है ना, हमारा सारे रिजल्ट्स मैच कर जाते हैं। देखो ध्यान से, अब तो दिख रहा है साफ साफ कि ज्यादातर हिस्सा क्या है, खाली दिख रहा है आपको, तो मैक्सिमम पार्टिकल क्या हो जाएंगे, सीधे निकल जाएंगे। थोड़े बहुत पार्टिकल जो यहां से आएंगे वो यहां से निकल जाएंगे। दिख रहा है, ये आया यूं निकल गया, आया यूं निकल गया। और जो पार्टिकल बिल्कुल सीधा जाएंगे, जो पार्टिकल बिल्कुल सीधे आएंगे बेटा, वो क्या होंगे, वापस चले जाएंगे। तो ये मॉडल अज्यूम करने पर हमारे सारे जो रिजल्ट्स थे ना ये वाले, वो मैच कर जाते हैं। ज्यादातर पार्टिकल क्या थे आपके पास, सीधे निकल रहे, जगह क्या है, खाली है। पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे से हिस्से के अंदर है, बट वो एक साथ ही है, अलग अलग नहीं है। ऐसा मानने पे तीनों ऑब्जर्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बड़ा थर्ड यहीं से निकल के आता है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम is present in highly concentrated highly concentrated region called nucleus। तो पहली बार न्यूक्लियस शब्द का प्रयोग आपके किसने किया, रदरफोर्ड ने किया, कि इस न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस होगा, पहले सेंटर को बोल रहे हैं न्यूक्लियस, और उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ध्यान रखना बोला गया टोटल पॉजिटिव चार्ज, बट वर्ड क्या यूज किया गया, ज्यादातर मास, टोटल मास नहीं बोला गया। समझाओ क्यों नहीं बोला उसने, क्योंकि वो बोलने पे फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ा आपके ऑब्जर्वेशन होकर क्या हो गया आपके पास, कंक्लूजन हो गए। एक बार आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके लिख लो, फिर हम आगे चलते। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे देखते बेटा। ये लाइनों में आगे एक्सप्लेन करता हूं अभी। ठीक है, अब देखो बेटा क्या हुआ कि अगर वो मान रहा है रदरफोर्ड की एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पर है, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज अगर एक ही जगह पर है, तो बेटा मान लो थॉमसन ने बेटा बोला था एटम ये है, ये एटम का साइज है। तो पहले बेटा था एटम में पूरा मास फैला हुआ था, जहां पे पॉजिटिव चार्ज फैले हुए थे पूरे हिस्से में, और थोड़े बहुत कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स थे। ये थॉमसन का था। अब ध्यान रखना, थॉमसन का जो साइज था एटम का, वो बिल्कुल बेटा किसके बराबर है, रदरफोर्ड ने ये नहीं कहीं बोला कि एटम साइज छोटा होगा, रदरफोर्ड एटम साइज। तो रदरफोर्ड के मॉडल का जो एटम साइज है आपके पास, वो दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है बेटा, वो दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है। तो एटम बिल्कुल सेम ही है, एटम का साइज चेंज नहीं हुआ है। अब देखो लॉजिकली, अगर यहाँ पे मास है ही नहीं, अगर हम सारा मास यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, क्या मान लेना, सारा मास अगर हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, तो एटम तो छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो एटम तो
तो एटम बेटा क्या हो जाएगा, सिंपल से इतना सा छोटा हो गया। हमारा जो एटम होगा आपके पास तो छोटा सा हो गया। अगर ऐसा मानते बेटा क्या होता है, ये पहला एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा आता था फिर से। जैसे एटम को हम सिर्फ मान ले कि सारा मास एक ही जगह पर है, तो एटम तो छोटा हो गया। छोटा तो फिर से बेटा क्या हो गया, एक दूसरे से चिपक गया आकर। अगर बेटा फिर से ऐसा अगर होता तो पार्टिकल बाहर निकल सकते थे, नहीं निकलेंगे। दोबारा सुन लो बेटा, मान लो आपका बैलून है, बैलून में हवा भर रखी थी आपने, हवा कम कर दो, बैलून छोटा हो गया। लेकिन एटम का साइज सेम था। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि ये जो सेंटर है आपके पास, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, यहाँ पे टोटल आपका पॉजिटिव चार्ज, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। ध्यान रखना उस टाइम तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो बोला पॉजिटिव चार्ज वहां पर है, जिसको हम क्या बुला रहे हैं, न्यूक्लियस बुला रहे हैं। क्या बोल दिया उसने, उसको न्यूक्लियस बोल दिया। अब ये है कि अगर सारा चार्ज यहाँ पर है, मास यहाँ पर है, तो फिर ये एटम इतना बड़ा कैसे हुआ। तो उसने बोला कि यहां पर दूर कहीं पर जाकर एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहां तो प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में दूर बैठा हुआ है। बेटा कहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, यहां बैठा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां बैठा हुआ है, यहां पर। अब देखो इससे बेटा देखो एटम का साइज बड़ा रह गया। देखो इन दोनों में जगह बिल्कुल क्या है, खाली है। प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में जगह बिल्कुल क्या हो गई, खाली हो गई। एटम का साइज भी सेम रह गया और रिजल्ट्स भी क्या हो गए हमारे, प्रूव हो गए। अब बेटा देखो ध्यान से, नंबर 4 पे एक समस्या आई। बेटा देखो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव, और ये कैसा है, पॉजिटिव। अगर वो ये बोले कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे हुए, बीच में कहीं कहीं पे बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। बाकी हिस्सों के अंदर एटम के जो बाकी हिस्से हैं वहां पे कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, और सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस है। अगर उसको उठा के वहां रख दोगे, बेटा इन दोनों में क्या लगने वाला है, अट्रैक्शन। क्या लगने वाला है, अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो जाएगा, दोनों में अट्रैक्शन लगेगी ना। तो इलेक्ट्रॉन कहां घुस गया फिर से, न्यूक्लियस के अंदर। क्या बन गया, थॉमसन मॉडल। तो अगर रदरफोर्ड उसको अज्यूम कर लेता कि क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स वहां पर स्टेशनरी तरीके से रखे हुए हैं, मतलब मूव नहीं कर रहे, तो वो घुस जाएंगे कहां पे, अंदर की साइड। इसलिए बेटा इलेक्ट्रॉन, उसने क्या बोला रदरफोर्ड ने कि एक्चुअली में क्या होगा, ये आपके बेटा न्यूक्लियस आ गया और इसके अराउंड अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर बेटा क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करेंगे। क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अब ध्यान रखना कोई भी रोटेटिंग चीज क्या हो सकती है ना, वो घूमती रहती है अपनी जगह पे। जैसे एग्जांपल इसका लिया उसने, किसका, सोलर सिस्टम का, कि बोला ये सन होता है और सन के अराउंड अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर ये बड़ा अलग अलग प्लेनेट्स क्या करते हैं, ये जो अलग अलग प्लेनेट्स है ना वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेटा क्या होता है, दो इसके और इसके बीच बेटा क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर बेटा आपका मान लेते अर्थ है ना, किसी दिन रुकना बंद कर देगी ना, वो सीधा घुस जाएगी कहाँ पे, सन के अंदर। लेकिन जब तक वो घूम रही है ना, तो घूमने पर चीज क्या होती है, अपनी जगह पे रह सकती है। जैसे एग्जाम्पल ले लो बेटा, जब आप साइकिल चलाते हो ना, साइकिल जब तक चला रहे हो चलते रहोगे, साइकिल चला रहे हो तो बंद कर दोगे, गिर जाओगे। तो बेटा यहाँ भी वही है, आपके प्लैनेट्स हो गए या इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जब तक घूमते रहेंगे तब तक वो अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ने क्या, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे बेटा, घूम रहे होंगे और न्यूक्लियस से बहुत दूर दूर जाके घूम रहे होंगे, क्योंकि जहां तक मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां तक एक्चुअली में क्या होगा, एटम का साइज हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से, जैसे मान लो आपके पास अ, आपने एक बड़ा सा प्लॉट खरीदा, बीच में बेटा क्या क्या आपने अपने लिए घर बना लिया, ऐसा कुछ। ये बड़ा सा प्लॉट लिया आपने, बड़ा छोटा सा आपने घर बना लिया यहाँ पे बीच में। ठीक है, क्या करते हो फिर आपके पास, ये आपके करते हो, यहाँ पे कर देते हो बाउंड्री वॉल, है ना, दीवार खड़ी कर देते हो। तो आप रह तो यहाँ रहे हो, बट आपकी रेंज कहाँ तक है, यहाँ तक है, क्योंकि आपकी बाउंड्री वॉल कहाँ तक है, यहाँ तक गई है। लेकिन लॉजिकली बेटा बीच का हिस्सा बेटा बिल्कुल क्या है, ये पूरा पूरा खाली होता है। क्या होगा, बिल्कुल ही खाली होगा। सेम बेटा यहाँ पे आता है।
क्लियर है? तो ये आपका रीजन हो गया जिसके से रदरफोर्ड ने ऐसा बोला था कि सेंटर में आपके न्यूक्लियस हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमेंगे, क्योंकि यही करने पर ऑब्जर्वेशंस क्या कर पा रहा है, वो एक्सप्लेन कर पा रहा था। ओके, गुड, ठीक है बेटा। आप देखो दो तीन चीज और है बेटा, इसको बोलते हैं पहले वाले को, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बेटा ये एक डेरिवेशन है जो आपकी 11th में तो नहीं थी बट 12th में आ चुकी है। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। बट इसके लिए सिंबल यूज करते हैं हम आर नॉट, एनसीईआरटी में आर नॉट के साथ दे रखा है और ये एग्जाम में आता है। एक सेकंड ना, तो क्या मैंने बेटा ये एग्जाम में आता है। देखो होगा क्या, क्या रहे मतलब बेटा, मान लो ये आपका गोल्ड का बेटा क्या है, न्यूक्लियस है किसका, गोल्ड का। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द गोल्ड। गोल्ड एटम बेटा क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, बेटा यहां से क्या निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स। क्या निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स। मैंने बताया था अल्फा पार्टिकल मतलब बेटा आपके पास हीलियम 2+, मतलब हीलियम क्या है जिसपे 2+ का चार्ज होगा। बेटा ध्यान दो, अल्फा पार्टिकल यहां से निकला, स्टार्टिंग में बेटा इसके और इसके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो पार्टिकल्स के बीच में बेसिकली, तो उस केस में आपके पास ये इस पर फोर्स नहीं लगा पा रहा होगा, बहुत दूर है। जब दो पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स ना लग रही हो तो बेटा ध्यान रखना, उस कंडीशन में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उससे जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी तभी आती है जब कोई बॉडी पे फोर्स लग रही हो। जैसे हमारी बॉडी पे ग्रेविटी लग रही है तो इसलिए हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है mgh के बराबर। ठीक है, अगर यहां से अर्थ को हटा दे या हमको हटा दे तो फोर्स नहीं लगेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो मान लोगे आप। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में इस कंडीशन में यहां पर जब अल्फा पार्टिकल बेटा यहां पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितनी है, जीरो है। दैट इज इनिशियल वैल्यू। इनिशियली अल्फा पार्टिकल के पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, उसको कोई रिपल्शन नहीं लग रहा। तो बड़ा स्टार्टिंग में जब यहां से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसके पास क्या होती है, सिर्फ स्पीड होती है। तो मतलब वो कंटेन करता है बेटा क्या, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv²। तो इनिशियली अल्फा पार्टिकल के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। मैं देखो अल्फा चल के यहां तक आया, अब देखो ये बहुत पास में आ चुका है किसके, न्यूक्लियस के। थोड़ा पास कर देते हैं, यहां तक ले जाते बेटा इसको। ठीक है, यहां तक आ गया। अब तो ध्यान देना, ये पॉजिटिव, ये खुद कैसा है, अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव ही है, वो दो डबल पॉजिटिव है भी। दोनों में बेटा क्या होगा, रिपल्शन होगा, बहुत एक्सट्रीम रिपल्शन होता है और न्यूक्लियस इसको और आगे आने नहीं देगा और रोक देगा और इसको वापस भेज देता है। तो रियलिटी में क्या होता है, कभी भी अल्फा पार्टिकल एटम से एक्चुअली टकराता ही नहीं है। सॉरी, न्यूक्लियस से कभी टकराता ही नहीं, एटम से टकरा सकता है बट न्यूक्लियस से टक्कर होगी नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव पार्टिकल्स का कोलिजन बहुत इंपॉसिबल वर्क होता है। तो अल्फा पार्टिकल यहां तक तो आए, कहां तक आ गए, यहां तक आ गए, बट यहां के बाद आगे नहीं जा सकते क्योंकि रिपल्शन हो गया। बड़ा ध्यान दो, तो अल्फा पार्टिकल यहां से वापस चला जाता है, आया और वापस चला गया। तो ये जो डिस्टेंस हुआ ना इस सेंटर के, मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होती है ना बेटा, इसको बोलते हैं आर नॉट। बेटा इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब न्यूक्लियस से कितना पास हम जा सकते हैं, न्यूक्लियस बेटा कितना पास हम जा सकते हैं, उस डिस्टेंस बेटा बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब ध्यान दो आपके पास, जब अल्फा पार्टिकल यहां से यहां तक आया फिर वापस चला गया, तो जब बेटा जिस पॉइंट पे पार्टिकल गया और फिर वापस आने लगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड क्या होती है, जीरो होती है। बेटा बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी बॉल को थ्रो करते हो, कहां पे, ऊपर की साइड, बॉल ऊपर तक जाती है बेटा, फिर कहां जाती है, नीचे चली जाती है। तो हम बेटा क्या लेते हैं यहाँ पे, फाइनल स्पीड को हमेशा लेते हैं जीरो, क्योंकि जब भी बॉल पहले ऊपर जा रही थी फिर नीचे आ रही है, तो जिस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा वहां पे स्पीड क्या होती है, जीरो होती है।
तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, जहां पे दोनों का रिपल्शन बढ़ गया वहां पे बी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी फाइनली, इनिशियली तो ये थी बेटा, वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा होगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो बेटा दोनों में क्या लगने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। बेटा वो कैसे लगेगी, याद होगा फॉर्मूला, वो होता है के Q1 Q2 अपॉन आर। बेटा ये पढ़ा था आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर, याद होगा पोटेंशियल के अंदर। ये बेटा के कौन सा है, कांस्टेंट है, चार्ज 1 चार्ज 2 अपॉन डिस्टेंस। ठीक है बेटा, ध्यान दो, अब पता है हमें कि एनर्जी बेटा क्या होती है, कंजर्व। बेटा एनर्जी क्या होती है आपकी, कंजर्व होती है। तो पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे मिलाकर बेटा एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसका मतलब बेटा यहाँ पे इनिशियल एनर्जी बेटा ये हो गई, बेटा फाइनल एनर्जी बेटा कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, है ना। तो देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी, तो डायरेक्टली लिखना बेटा, ये तो वैल्यू जीरो है, बचा कौन बेटा, ये वाला। इसका मतलब बेटा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर हो गया। इसको वैल्यू पुट करो बेटा आपके पास, देखो क्या ध्यान रखना बेटा, के यहाँ पर है ना, वो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बुला रहे हैं, ठीक है, जिसकी बेटा वैल्यू कितनी होती है, 9 तो 10 की पावर 9 होगी, तो डायरेक्टली आपको याद रखनी है वैल्यू, ठीक है। ओके देखो, तो बेटा के को क्या रहने देते हैं, क्योंकि वो वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्टली। देखो Q1 बेटा, ये है आपका Q1 चार्ज 1, ये आपका चार्ज 2 है। तो Q1 कितना होगा, अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल में दो चार्ज है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, तो क्या लिखेंगे बेटा, इसको 2 इंटू ई लिखेंगे। याद है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम होता है, साइन का फर्क होता है। ठीक, देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो चार्ज पॉजिटिव रहेगा। बेटा यहां देखो, ये क्या आपके पास गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड का नॉर्मल बेटा 79 होता है एटॉमिक नंबर, बट अलग अलग मटेरियल हो सकते हैं, तो हमने क्या बोला कि मान लेते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z इंटू ई। क्यों लिखा बेटा Z, बेटा Z क्या है, एटॉमिक नंबर। ये गोल्ड का भी हो सकता है या किसी भी मटेरियल का हो सकता है। बेटा जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, उतने तो इलेक्ट्रॉन होंगे, लॉजिकली जैसे यहाँ पे 2 और ये 4 था, तो 2 प्रोटॉन और उसमें Z प्रोटॉन। Z की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, तो वहां से पुट कर लोगे आप। डिस्टेंस कितना है, r0 इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, और यह किसके बराबर, हाफ mv स्क्वायर के बराबर। बेटा हमें निकाल के क्या देना है, बेटा हमें निकाल के देना है बेसिकली क्या, r0 की वैल्यू। क्या निकाल के देना बेटा, r0 की वैल्यू निकाल के देनी है। तो देखो यहाँ लिखता हूं r0 की वैल्यू, तो बेटा r0 इधर चला गया, ये कहां चला जाएगा, नीचे। तो बेटा फॉर्मूला क्या हो गया, सिंपल सा, के 2 के Z ई स्क्वायर अपॉन हाफ एम बी स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो इसको, r0 2 के Z ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी, जो इनिशियली दी होगी। नॉर्मली बेटा क्वेश्चंस के अंदर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन होती है डायरेक्टली, मास नहीं देते, डायरेक्टली देते काइनेटिक एनर्जी। क्या कर चाहिए आपको बेटा, क्वेश्चन में r0 की वैल्यू निकालने के लिए आपको जो बेटा काइनेटिक एनर्जी, के की वैल्यू पता ही आपको, जेड पता ही होगा, क्वेश्चन में दे देंगे, बस जेड की वैल्यू चाहिए और वैल्यू निकल जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए और आपको पता होना चाहिए किस एटम के ऊपर स्ट्राइक करवा रहे, पुट करोगे वैल्यू निकल के चली आती है। ठीक है बेटा, इसको रीअरेंज कर दिया था बस हमने, आया समझ में। तो बेटा इसको बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। डेफिनेशन लिखना तो लिख लो, द डिस्टेंस between the center of nucleus and closest distance alpha particle reaches towards nucleus। ठीक है, सिंपल सा, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और कितना क्लोज हो जाता है आपके पास अल्फा पार्टिकल, उन दोनों के डिस्टेंस में बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली फॉर्मूला हो जाता है। और
बट इसकी वैल्यू जो निकल के आती है ना अप्रोक्सीमेटली, बड़ा एक्सपेरिमेंटली किया गया है, तो मैं लिखवा नहीं टाटा क्योंकि वो क्वेश्चन में आपको पूछ लेते हैं वो, तो वहां से कर लोगे। आप सिंपली याद रखो, जब एक्सपेरिमेंट किया था ना रदरफोर्ड ने, तो उसने जब काइनेटिक एनर्जी निकाल के डाली इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो वो लगभग बड़ा निकल के आती है आपके पास, बड़ा आर नॉट की वैल्यू निकल के आती है अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 फर्मी की, मतलब आपके पास लगभग 2 से 3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के आसपास ये बड़ा आखिर निकल जाती है आर नॉट की वैल्यू। ऑब्वियस बात आपके पास आर नॉट की वैल्यू न्यूक्लियस के साइज से कहीं बड़ी होती है, बट हम इसी को बेटा क्या मान लेते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट साइज ऑफ निकालना बहुत डिफिकल्ट है। इलेक्ट्रॉन कभी भी आपका प्रोटॉन उसके पास जाएगा ही नहीं, वो दूर से ही वापस चला आएगा, तो वैल्यू हमेशा क्या निकल के आएगी, आपको आर नॉट की वैल्यू निकल के आएगी, और बेटा इसी को क्या मान लेते हैं हम, साइज ऑफ न्यूक्लियस कंसिडर कर लेते हैं। ओके, बेसिकली इसी को मान लेते हैं हम न्यूक्लियस की साइज। ठीक है, इसको लिख लो एक बार, या फोटो खींच लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे देखो बेटा, एक और है बड़ा बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। बेटा क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। एक मिनट दिखाते हैं आपको, मतलब कैसे इसका एनसीईआरटी में दे रखा हुआ डायग्राम। ये ग्राफ हो गया था हमारा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो देखो आपके पास ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर आपका है ना, वो ये कहलाता है, दिख रहा है आपके पास, ट्रैजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑफ कूलम्ब फोर्स बी द इम्पैक्ट, दिख रहा है आपके पास द इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, हाईलाइट। ठीक है बेटा, तो बेटा बेसिकली क्या होता है, देखो ध्यान से, एक तो पार्टिकल को बिल्कुल बड़ा सीधा भेजो, क्या भेजो, बिल्कुल सीधा। तो क्या दिख रहा हो, पार्टिकल को बिल्कुल क्या कर दो आप, सीधा भेजो, क्या भेजो, बिल्कुल स्ट्रेट भेजो। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे पार्टिकल को सीधे जा रहे हो बेटा, जैसे बिल्कुल ही सीधा पार्टिकल गया, सेंटर के बिल्कुल सामने से जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है, बिल्कुल सेंटर के सामने से। लेकिन अगर बेटा पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर से चला जाए, जैसे यहाँ से जा रहा है कोई पार्टिकल, यहाँ से जा रहा है कोई पार्टिकल, यहाँ से जा रहा है, तो जो डिस्टेंस होगी ना, ये सेंटर की लाइन जो आपकी एक्सिस कहलाती है, और उसके बीच में बेटा उस डिस्टेंस बेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं बेटा, इम्पैक्ट पैरामीटर। ये पढ़ते क्यों है बेटा, लॉजिकली क्या देखा जाता है कि आपके पास जितना ज्यादा आपका इम्पैक्ट पैरामीटर होगा ना, देखो ध्यान से, अगर पार्टिकल बिल्कुल सीधा जा रहा है तो वापस लौट के चला आएगा, लेकिन जितना ऊपर से बेटा भेजोगे, तो देखो पार्टिकल कहाँ से निकल गई, वो निकल गया। अगर आप ऊपर से भेजोगे तो पार्टिकल 180 डिग्री का रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, बहुत कम एंगल शो करेगा। जितना ऊपर से भेजोगे आपके पास एंगल क्या होगा, उतना ही कम हो जाता है, जिस एंगल से पार्टिकल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। बेसिकली इम्पैक्ट पैरामीटर जितना कम होगा ना, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। जितना दूर से भेजेंगे पार्टिकल को, तो डिस्फोर्स कम लगेगी पार्टिकल्स के बीच में, तो एंगल क्या होगा, बहुत कम आएगा। तो वही हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, ओके। सारे क्वेश्चन बेटा करवा देंगे, आपको मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखिए आगे देखो, थोड़ा क्या बोला जा रहा है आपके पास, मान लो आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये उसका सेंटर है। थोड़ा ये जो लाइन आएगी ना न्यूक्लियस से पास होके जा रही है, बेटा इसको बोल लो एक्सिस, बोल लो, क्या बुला लेते हैं, एक्सिस बुला लेते हैं। तो अगर कोई बेटा अल्फा पार्टिकल यहां से जाएगा, कहां से जाएगा बेटा, पास इस रास्ते से जाएगा, थोड़ा क्या होगा, ये वापस चला आता है लौट के, क्योंकि इक्वली रिपल्शन होगा, तो क्या होगा, ये लौट के वापस चला आता है। ठीक है बेटा, कोई लेकिन अगर कोई पार्टिकल क्या हो जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, थोड़ा सा यहां से जा रहा है, तो देखो आपके पास जब ये यहाँ पे जाएगा, तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस ये बड़ा यूं निकल जाएगा, सॉरी ये थोड़ा बड़ा यूं निकल जाएगा बेटा। और दूर से फेंकेंगे पार्टिकल को, जितना दूर जाएगा बेटा आपके पास, उसके एंगल्स क्या होंगे, उतनी कम हो जाएंगे। और दूर से भेजा आपने पार्टिकल को, तो वो हल्का सा ही डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो बेटा जो एंगल्स दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये बेटा कहलाते हैं थीटास। थोड़ा थीटा जो है ना, इसको बड़ा बोलते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन।
ठीक है। अब तो हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हम कौन सा लेके चल रहे हैं, इसको बड़ा मान लो कि इस वाले को एग्जांपल लेते हैं, बड़ा इस कृष्ण को क्या बोलेंगे बी। तो क्या बोलते हैं इसको बी, तो बाकियों को हटा देते हैं, हमें सिर्फ एक ही डेटा चाहिए, वो ये वाला। ठीक है, तो बेटा देखो ध्यान से, तो पार्टिकल देखो यहाँ से आया और यहाँ से निकल गया इस तरह से, तो बेटा जिस एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ उसको बोलेंगे एंगल ऑफ स्कैटरिंग। बेटा बी कहलाता है आपके पास, ये कहलाता है आपके पास इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाएगा। ध्यान दो, बट इसकी जो फॉर्मूला निकल के आता है ना, वो निकल के आता है आपके पास के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, देखो बिल्कुल सेम फॉर्मूला ये जो पीछे हमने किया था, देखो ध्यान से, वहां पे आर नॉट निकाला था बेटा हमने, क्या था, आर नॉट था, 2 था, 2 हट गया यहाँ पे, जेड ई, तो ये तो बिल्कुल सेम ही रह जा रहा है, बेसिकली ये वाला पोर्शन में क्या रह रहा है आपका, सेम बच जा रहा है। कौन सा, के जेड ई स्क्वायर अपन हाफ एम स्क्वायर। दो चेंजेस दिख रहे हैं बेटा आपको, एक तो आपके पास बेटा 2 हट गया, और क्या आ गया उसकी जगह कॉट थीटा बाई 2 आ गया। ये कहाँ से समझ बेटा, तो बेसिकली पहले जो था ना देखो पार्टिकल, हम जब यहाँ से लौट के आ रहे थे ना पार्टिकल, जहाँ से डिस्टेंस बेटा, उसको बोल रहे थे आर नॉट, क्या बोल रहे थे उसको, बोल रहे थे आर नॉट। बेटा देखो ध्यान से, लेकिन इस बार पार्टिकल देखो यहाँ से निकल गया, कहाँ से निकल गया, वापस यहाँ से, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, कैसे बेटा, ये डिस्टेंस चाहिए। तो क्या करते हैं, ये आपका बी हो जाता है, ये क्या आपका आर नॉट है, और तो थीटा को यूज करते हैं, और आर नॉट को रिप्लेस कैसे कर देते हैं, बी से। जब वो करते तो बड़ा वैल्यू क्या निकल के आती है, cot थीटा बाई 2 निकल के आती है। बेसिकली हम आर नॉट की जगह यूज कर रहे हैं, बी यूज कर रहे हैं, तो जब बी यूज करेंगे तो बड़ा ये वैल्यू निकल के आएगी। इसकी डेरिवेशन हमें नहीं पढ़नी, डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद रखना है, ये एज इट इज पुराना वाला ही है, बट बस मैंने आर नॉट को बी से रिप्लेस कर दिया, एंगल्स को चेंज किया, तो बड़ा ये वैल्यू निकल के चली आती है। ये सिंपल सा, ठीक है, आपको याद रखना है। अब ध्यान रखना, क्या याद रखना है इसके आगे मेन। अब देखो बेटा इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपको याद रखनी है। पहला, केस 1, बेटा देखो केस 1 क्या बनेगा इसके अंदर, कि अगर बेटा बी की वैल्यू क्या होता है, बड़ी हो जाए, बेटा बी की वैल्यू क्या बड़ी हो, तो अगर बेटा बी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, ध्यान रखना बेटा, देखो के जेड ई स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर, देखो इनिशियली पार्टिकल तो सेम स्पीड से निकल के आ रहा है, सिर्फ चेंज क्या हुआ, हमने उसको यहाँ की जगह यहाँ से भेजा, तो देखो बेटा आपके पास ये सारी वैल्यू बेटा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो बेसिकली जो बी है ना, प्रोपोर्शनल किसके है, थीटा बाई 2 के। बेटा जो प्रोपोर्शनल है ना, तो बेटा कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू भी क्या आएगी, बड़ी आएगी। अगर हमारा बी बड़ा हुआ तो ये वैल्यू पूरी बड़ी होगी, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स होती है, वो आपकी सेम स्पीड से पार्टिकल निकल के आ रहे हैं, तो इसको चेंज कर रहे हैं, बस सिर्फ ये चेंज होगा, बाकी कोई चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो, उल्टा होता है, जब cot थीटा बाई 2 की बेटा वैल्यू क्या आ जाए, बड़ी आएगी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू बेटा क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ध्यान रखना, जैसे कि बेटा लॉजिकली क्या होता है ना, थीटा क्या हो, थीटा प्रोपोर्शनल होता है किसका, टेन थीटा के। अगर थीटा प्रोपोर्शनल किसके होता है, नॉर्मली टेन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या बढ़ जाती है, साइन थीटा में भी ऐसे ही होता है। बट थीटा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है cot थीटा के, क्योंकि इसका उल्टा होता है, क्योंकि बेटा tan थीटा होता है क्या, 1 अपॉन cot थीटा, सर थीटा क्या होगा, cot थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसकी वैल्यू बड़ी होगी तो बी की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू बेटा क्या होगी, छोटी होगी। पर इसलिए देखो ध्यान से, जब आप सेंटर से बहुत दूर से पार्टिकल को भेजोगे ना, तो देखो बहुत कम एंगल्स बेटा क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है बेटा, दूसरा केस, जब बी की वैल्यू बेटा क्या छोटी हो जाए, तो cot थीटा बाई 2 की वैल्यू भी बेटा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्या होगी बेटा, छोटी हो जाएगी, प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये छोटी होगी, थीटा क्या बड़ा हो जाएगा आपके पास, लॉजिकली देखो ध्यान से, जैसे हम पास में है, देखो छोटी वैल्यू
देखो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट, एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तीसरा केस, प्राध्यापक बी की वैल्यू जीरो हो जाए, बी की वैल्यू क्या हो, जीरो। जब पार्टिकल बेटा यहां से भेजेंगे तो थीटा बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। बेटा उस केस में क्या होगा, कॉट थीटा बाई टू भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये जीरो तो ये भी जीरो। ठीक है, ध्यान रखना, कॉट थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो मतलब थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, 90 होना चाहिए। ध्यान रखना, कॉट 90 के ऊपर जीरो होता है तो थीटा कितने बराबर, 90 के बराबर, तो थीटा की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 180 हो जाएगी। तो ध्यान से फिर से कंफ्यूजन होगी बहुत सारी, ये जीरो, ये वैल्यू क्या होगी, जीरो, ये पूरी वैल्यू क्या होती है, 90 के बराबर होती है। जैसे होता है ना साइन 90 क्या होता है, वन, कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो जीरो मतलब वो ये पूरा थीटा 90 होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, 180 डिग्री। वो लॉजिकल भी था, पिछले देखा था हमने कि जब पार्टिकल गया तो वापस चला आया, तो अगर बिल्कुल सीधा जाएगा तो पार्टिकल क्या होगा, वापस आएगा। तो बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर इसलिए यूज करते हैं कि कितने डिस्टेंस से एक्सिस से कितना ऊपर था, क्योंकि उसके चेंज होने पर हमारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, जिस एंगल से वो क्या होने वाला था, डिफ्लेक्ट या स्कैटर्ड होने वाला था। लिख लो बेटा इसको, ठीक है। अब आगे देखो, बट आगे क्या है, लास्ट टॉपिक आज इतने रखेंगे इस लेक्चर के अंदर बेटा, वो है क्या कहते हैं उसको, ये सारे एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड का मॉडल आता है, इसको बेटा बोलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखो बेटा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक बेटा। तो पहला पॉइंट क्या था रदरफोर्ड मॉडल का, देखो पहला, मोस्ट ऑफ द स्पेस, सॉरी गलत लिख दिया, दोबारा तो आपके पास बेटा वो था टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज and most of the mass and most of the mass of an atom is present in highly concentrated region called nucleus। ठीक है ना, जो पहला हमने ऑब्जर्वेशन था उसी बेसिस के ऊपर है कि बहुत छोटे से हिस्से में टोटल पॉजिटिव चार्ज और ज्यादातर हिस्सा क्या होगा, आपका प्रेजेंट होगा। बेटा दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स revolves around the nucleus electrons revolves around the nucleus in circular orbits, circular orbits। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपके पास, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between electron, जैसे रुक जाओ एक सेकंड, दोबारा लिखता बेटा इसको, the electrostatic force of attraction, the electrostatic force of attraction between electrons and nucleus
इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है बेटा, सर्कल में घूम रहे हैं ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स ही बोल के देता है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चौथा पॉइंट वो था बेटा आपके पास द साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो निकाला था हमने बेटा क्लोजेस्ट अप्रोच के अंदर, वो क्या था, वो लगभग किसके 10 की पावर 15 मीटर के आसपास होता है, जबकि जो साइज ऑफ एटम होगा, साइज ऑफ एटम बेटा कितना हो जाएगा, वो लगभग होता है 10 की पावर -10 मीटर के आसपास। ठीक है, तो बेटा ये हमारा हो गया रदरफोर्ड का मॉडल। एक बार आप इसको लिख लो, या पॉज करके लिख लो एक बार। ठीक है, तो बेटा ये आपका हो गया रदरफोर्ड का मॉडल। आया समझ में? अब बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके कुछ और पॉइंट्स, लगभग खत्म हो गया, इसको पढ़ेंगे लिमिटेशंस और फिर स्टार्ट करेंगे बोर मॉडल। क्लियर है? इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, एग्जाम बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। इम्पैक्ट पैरामीटर हो गया, या फिर आपके पास क्लोजेस्ट अप्रोच हो गए, या इसकी थ्योरीज वगैरह वो सब आती है। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज कर लेना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब पढ़ेंगे हम बोर थ्योरी। धन्यवाद।